Are you seeking for past video lectures, perfect guidance, PDF notes, and motivation? You will get here everything related to education and motivation. Now, lectures of physics, English, maths, physical education are available here. We do instant replies to your comments, work on a suggestion, and fulfill your recommendation. We treat education beautifully. We provide easy to understand lectures, simple learning notes, and always available for you. Always feel free to ask. Visit Shadow of Success Best Education Point, the perfect guider. हे व्हाट्सअप पीपल, दिस इज कार्तिक शर्मा हियर। और अपन आज क्लास 12th का एक चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, जिसका पार्ट 1 हम डिस्कस करेंगे और इसके अंदर मोस्ट ऑफ द पार्ट्स हम कवर कर लेंगे। पार्ट 2 के अंदर केवल हम पोस्चरल डिफॉर्मिटीज का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो इस वीडियो में जरूर बने रहना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के लिए ये बेस है, इसे छोड़कर मत जाना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूं कि अगर आप कुछ मनी डोनेट करना चाहते हो उन बच्चों के लिए जो एजुकेशन का राइट उन्हें नहीं मिल पाता है या उन्हें सोर्सेज नहीं मिल पाते हैं, बुक्स नहीं मिल पाते हैं, तो आप अपनी तरफ से उनके लिए कुछ डोनेट कर सकते हो। हमारे ऑर्गेनाइजेशंस उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, टोटल 100% हेल्प देंगी आपकी तरफ से। बस आपको यहाँ स्क्रीन पे दी हुई डिटेल पे आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो या फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, जिसका कांटेक्ट नंबर आपको दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। PDF नोट्स भी आप डाउनलोड कर लेना। साथ में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब आप इन्हें डोनेट करो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके हमारी मेल आईडी पे अपने नेम एंड एड्रेस के साथ भेज देना, ताकि हम आपको ई जनरेटेड ग्रेट पर्सनैलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा पाएँ। तो इसके जो आपको PDF नोट्स हैं वो shikshagam.blogspot.com पे जाके मिल जाएंगे। हर चैप्टर से रिलेटेड हर चैप्टर के PDF नोट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे पार्ट वाइज, अगर पार्ट वाइज होगा तो, नहीं तो आपको सिंगल पार्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं मोटर डेवलपमेंट से। और ये किसका बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, जो कि आपके पहले जो चैप्टर्स थे वो 2 चैप्टर्स थे, चिल्ड्रन इन स्पोर्ट्स एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, दोनों ही अब कंबाइन कर दिए, मर्ज कर दिए हैं, इसलिए उसका एक पार्ट है हमारा मोटर डेवलपमेंट। अब मोटर डेवलपमेंट होता क्या है एक्चुअल में? मोटर और डेवलपमेंट, मोटर यहाँ कोई गाड़ी वाली मोटर नहीं चल रही है फिर फिर करके चल जाएगी, नहीं। मोटर डेवलपमेंट आपके बॉडी से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? बॉडी से रिलेटेड होता है। यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर चाइल्ड को हम अगर लें तो उसकी बोन्स, उसकी मसल्स और उसकी जो एबिलिटी है उसके अंदर कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, क्या उसकी इतनी एबिलिटी है कि वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट कर पाए, यानी कि अगर उसके पास में कोई बॉल पड़ी है तो उसे वो किक कर पाए या उसे हाथ से हटा पाए। दैट इज मोटर डेवलपमेंट। यानी कि उस बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी कि उसकी बोन से रिलेटेड मसल्स है, उसकी एबिलिटी टू मूव अराउंड और मैनिपुलेटिंग द एनवायरनमेंट, इससे रिलेटेड जो डेवलपमेंट होता है दैट इज मोटर डेवलपमेंट। ओके, इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ वेरियस मोटर एबिलिटीज फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। यानी कि हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो रुकता नहीं है कभी, ठीक है ना, अनस्टॉपेबल होता है। हर टाइम वो कुछ ना कुछ डेवलप करते ही रहते हैं हम अपनी बॉडी में, अपनी आदतों में, हम कह सकते हैं अपने मूवमेंट्स के अंदर हम कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करते रहते हैं, है ना। तो जो डेवलपमेंट हमारी मोटर एबिलिटीज, यानी कि हमारी जो मोटर एबिलिटीज, जैसे फाइन एंड ग्रॉस, 2 तरह की मोटर एबिलिटीज होती हैं, वो मैं बताऊंगा क्या होती हैं। तो उनके अंदर जो डेवलपमेंट आता रहता है दैट इज फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मोटर डेवलपमेंट। ओके, अच्छा, अब इसको हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज इन मूवमेंट थ्रू आउट द लाइफ। मैंने जैसे बताया कि ये अनस्टॉपेबल होता है, यानी कि आपकी टोटल लाइफ में जितने भी आप मूवमेंट कर रहे हो उनके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। सपोज करो कि आप अभी राइट हैंड से बैटिंग करते हो, क्या पता कि कुछ टाइम बाद आप लेफ्ट हैंड से बैटिंग करने लग जाओ। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोग्रेशन, यानी कि प्रोग्रेशन का मतलब आपका डेवलपमेंट कितना इंक्रीज हो रहा है। डिक्रीज कभी नहीं होता है आपका डेवलपमेंट, आपकी परफॉर्मेंस डिक्रीज जरूर हो सकती है, लेकिन डेवलपमेंट आपका हमेशा बढ़ता है, यानी कि हमेशा प्रोग्रेसिव चेंज आता है। और आपके मूवमेंट्स में अगर कोई प्रोग्रेसिव चेंज आ रहा है टोटल ओवरऑल लाइफ के अंदर, दैट इज ऑल्सो अ मोटर डेवलपमेंट। ओके, चलो अब सीखते हैं मोटर एबिलिटीज क्या होती हैं, जैसे कि आपकी सिटिंग, वॉकिंग, क्लाइंबिंग, कैचिंग, बहुत कॉमन जो डेली रूटीन में हम यूज करते हैं, दैट आर मोटर एबिलिटीज, है ना। ये चीज समझ आ गई। अब इसके 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड करते हैं। पहला है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, द डेवलपमेंट ऑफ बिग या लार्ज। जहाँ ग्रॉस आ जाए वहाँ समझ लो कि बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी हो रही है, जैसे ग्रॉसरी शॉप्स होती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा होता है। ऐसी ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, ग्रॉस आप यहाँ पे मैच कर सकते हो थोड़ा बहुत। तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट का मतलब है द डेवलपमेंट ऑफ बिग और लार्ज मसल्स। हमारी बॉडी के अंदर जो लार्ज या बड़ी जो मसल्स हैं उनके अंदर जो मूवमेंट हो रहा है, जैसे कि हम बैठते हैं
तो हमारे हिप्स की मसल्स के अंदर कुछ मूवमेंट होता है ना, वॉकिंग करते वक्त हमारी थाइज की मसल्स के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट होता है, डेवलपमेंट होता है रनिंग करते वक्त। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहे हैं जिसमें हमारी बॉडी की जो लार्ज या बिग मसल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, दैट आर ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, जिसके अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें फायदा नुकसान जो भी हो रहा है, दैट इज अ डेवलपमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। फाइन मोटर, फाइन आ गया यानी कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें। छोटी छोटी चीज़ों का मतलब होता है आपकी बॉडी से रिलेटेड है, तो मसल्स के बारे में बात कर रहे हैं। फाइन मोटर डेवलपमेंट यानी कि इट इन्वॉल्व्स स्मॉल मसल्स ऑफ द बॉडी, स्पेशली ड्यूरिंग स्मॉल मूवमेंट्स ऑफ फिंगर्स, हैंड्स in holding javelin, discus and pole, catching a cricket ball, smashing a volleyball, etc. यानी कि जहाँ पे आपकी बॉडी की स्मॉल मसल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, दैट आर फाइन मोटर डेवलपमेंट। यानी कि अब आपने किसी वॉलीबॉल को हिट किया, ठीक है ना, हिट करने के बाद क्या हुआ कि आप हिट कैसे करते हैं, आप अपने पंजे का यूज़ करते हो, उसके अंदर आप अपने पाम का यूज़ करते हो, है ना, स्मैश करते हो उसे। तो जब हम उसे स्मैश करते हैं तो हमारी फिंगर्स वहाँ पर ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। तो इनका छोटा छोटा मूवमेंट आपके जो छोटी छोटी मसल्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं उनके अंदर आपका डेवलपमेंट लेकर आता है। जैसे कि आपके फिंगर्स का कोई मूवमेंट हो गया छोटा मोटा, है ना, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फाइन मोटर डेवलपमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन के अंदर इस मोटर डेवलपमेंट को किस स्टेजेस में देखा गया उस चीज़ को देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अर्ली चाइल्डहुड आता है जो कि 3 to 6 ईयर्स। अब देखो बुक्स के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है, इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट बन चुका है इस चैप्टर का। इसलिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं इस चैप्टर से, इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी कम आते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, ये मैंने सरस्वती पब्लिकेशन से आपको नोट्स प्रोवाइड कराए हैं। तो जहाँ तक है 90% ये सही है, और ये सही ही है। कहीं ना कहीं वेरी कर जाता है कि 2 to 7 ईयर्स बोल देते हैं या 3 to 7 ईयर्स बोल देते हैं ना, तो यहाँ पे इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इससे पहले का जो पार्ट होता है दैट इज इन्फेंसी होता है आपका। ओके, तो अर्ली चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं अभी। अर्ली चाइल्डहुड के अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा कि बच्चे बहुत जल्दी से उनका मोटर डेवलपमेंट होने लगता है, यानी कि वो चीज़ों को कैच करना सीखने लगते हैं, दौड़ना सीखने लगते हैं, बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, छिल के आते हैं कि बॉडी पे उनके अब्रेशंस या हम कह सकते हैं कुछ इस तरीके के निशान बन जाते हैं। निशान का मतलब निशान बन जाते हैं, हमेशा गलती होती है। यानी कि मोटर डेवलपमेंट उनका बहुत तेज़ी से हो रहा होता है उस टाइम पर, उस एज में, अर्ली चाइल्डहुड के अंदर। इस स्टेज को हम प्री स्कूल ईयर्स भी बोलते हैं, क्योंकि स्कूल तो नहीं जाते हैं ना, ये परफेक्ट स्कूल नहीं जाते कि क्लास में चले गए, नहीं, इनका प्री प्राइमरी काम चल रहा होता है। तो प्री स्कूल ईयर्स होती है, स्कूल से पहले की साल है। इस स्टेज में एक चाइल्ड बिकम्स परफेक्ट इन वेरियस फंडामेंटल मूवमेंट। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, आपने देखो ना चैप्टर पढ़ा होगा फंडामेंटल यूनिट्स, है ना, सम केमिस्ट्री फंडामेंटल यूनिट्स ऐसा कुछ चैप्टर था हमारा। तो उसके अंदर फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, हम सेल की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि इट इज़ अ फंडामेंटल बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। तो फंडामेंटल का मतलब होता है बेस, यानी कि एक छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, बहुत कॉमन चीज़ें जो होती हैं, दैट आर बेसिक चीज़ें, दैट आर फंडामेंटल, है ना। तो फंडामेंटल मूवमेंट्स यानी कॉमन चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जैसे रनिंग है, जंपिंग है, थ्रोइंग है, यानी कि किन्हीं चीज़ों मूवमेंट्स को कंबाइन करने की, दौड़ते हुए हाथ हिलाना या फिर हम दौड़ते हुए बोलते जा रहे हैं, तो कुछ जो मूवमेंट्स को हम यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं, ऐसी जो एबिलिटीज़ होती हैं उन बच्चों के अंदर इस एज के अंदर यहाँ पर उनकी डेवलप होने लग जाती हैं, बहुत रैपिडली होती हैं। ओके, द स्ट्राइड लेंथ। स्ट्राइड लेंथ क्या होता है, आपकी कदमों के बीच की जो दूरी होती है, यानी कि अब देखो बच्चे जब छोटे होते हैं तो जो नाला होता है उसे मतलब पार करने के लिए क्या करते हैं कि उन्हें उठा के हमें पार कराना पड़ता है, लेकिन जैसे इस एज में आते हैं तो वो कूदना स्टार्ट कर देते हैं, उसे पार कर देते हैं। इसका मतलब उनकी जो स्ट्राइड लेंथ है वो बढ़ने लगती है ना, इंक्रीज करने लगती है। इसीलिए उनका जो रनिंग पैटर्न होता है वो थोड़ा मैच्योर हो जाता है, थोड़ा और अच्छा हो जाता है। पहले वो गिरते थे, अब वो गिरना कम कर देते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। In this stage, systematic training of gymnastic and swimming can be started because of their efficient basic movement. इस एज में उनके जो बेसिक मूवमेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं, एफिशिएंट होते हैं, यानी कि बहुत रैपिडली वो डेवलप कर रहे होते हैं और वहाँ पे परफेक्शन होता है उनके बेसिक मूवमेंट्स के अंदर। तो यहाँ से अगर हम उनके जिम्नास्टिक या स्विमिंग जैसी ट्रेनिंग्स को स्टार्ट कर दें तो वो आगे जाकर कुछ अच्छा कर सकते हैं उस फील्ड के अंदर, क्योंकि यहाँ पर उनकी बोन सॉफ्ट होती हैं। जिम्नास्टिक में आपको फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है, स्विमिंग में आपको फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे इनके बेसिक मूवमेंट्स का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। ओके, आगे चलते हैं। वी शुड अवॉइड कॉम्पिटिशन फॉर देम एट दिस स्टेज। इस एज से अगर आपने उन्हें कॉम्पिटिशन में डाल दिया तो हो सकता है कि वो खुद को वीक फील कराएं, हो सकता है वो खुद को प्रायर यानी कि खुद को ज़्यादा सुपीरियर समझने लगें। तो ऐसे एज में उनका ब्रेन बहुत ईजिली इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, तो उन्हें कंपटीशन से हमें दूर रखना है। ऐसे टाइम पे, इस टाइम पे उन्हें कंपटीशन में नहीं डालना है। ओके, अब आता है हमारा मिडिल चाइल्डहुड, है ना। मिडिल चाइल्डहुड जो 7 से 10 ईयर्स, 7 से 11 ईयर्स आपको बताया जाता है। मिडिल चाइल्डहुड जो होता है इसमें आपके जो बच्चे होते हैं यानी कि
चिल्ड्रंस जो होते हैं वो एक्टिव एंड अजाइल हो जाते हैं। एक्टिव यानी कि वो मतलब किसी भी एक्शन के लिए अपना रिएक्शन टाइम बहुत कम रखते हैं, यानी कि अगर उन्हें किसी ने चांटा मारा तो वो फटाक से दूसरे को चांटा रख देंगे, तो दैट इज देयर रिएक्शन टाइम। ओके, लेकिन अब यहाँ पे चांटे की बात नहीं हो रही है। अगर उन्हें बॉल कैच करने को बोला जाए इमीडिएटली, तो वो इमीडिएटली उसे कैच करने के कैपेबल हो जाते हैं। अजाइल यानी कि वो कितनी अपनी स्पीड के अंदर ही डायरेक्शन को चेंज करते हैं, जैसे कि शटल रन आपने देखा होगा, उसके अंदर आपकी एजिलिटी देखी जाती है। तो शटल रन के अंदर आपकी एजिलिटी क्यों देखी जाती है कि आपका डायरेक्शन कितना चेंज हो रहा है। देखो, क्योंकि 7 से 10 साल के बच्चे बहुत जल्दी अपने डायरेक्शन चेंज करते हैं, जैसे उन्हें आँखों को खिलाओगे तो उसके अंदर आपकी एजिलिटी की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, तो उस टाइम पे वो बहुत परफेक्शन के साथ खेल सकते हैं इस एज पीरियड में, ठीक है ना। तो मिडिल चाइल्डहुड का ये कॉन्सेप्ट समझ आया। इसके बाद इनका जो डिज़ायर होता है इस एज के अंदर, ज़्यादातर वो खेलना पसंद करते हैं, एक्टिविटीज़ करना पसंद करते हैं, फिजिकल मूवमेंट्स करना पसंद करते हैं, दौड़ रहे हैं, पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं या हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, तो फिजिकल एक्टिविटीज़, फिजिकल मूवमेंट करने में वो ज़्यादा डिज़ायरेबल होते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है कि अब ऐसा नहीं कि उन्हें बड़े बच्चों के बीच में पहुँचा दिया, बड़े बच्चे से हमारे जैसे है ना, तो हमारे जैसे बच्चों के बीच पहुँचा दिया तो वो नहीं खेल पाएंगे, वो खुद को शो नहीं कर पाएंगे, उन्हें लगेगा यार ये तो हमसे बड़े हैं, ये तो हमें वैसे ही पीट पाट के भगा देंगे, है ना। ऐसा होता है ना, बच्चे जब क्रिकेट खेलते हैं ऐसे ही हम जाते थे तो हमें कोई खिलाते ही नहीं था, है ना। तो उनका डिज़ायर क्या होता है कि वो खुद की एज ग्रुप के साथ ही वहाँ पर खेलना पसंद करें, है ना, ताकि वो अपना दादागिरी भी चला सकें और साथ में क्या हो कि वो मतलब उनकी बात भी सुनी जाए, वो भी किसी की सुने, एक दूसरे को वहाँ पे जो आदान प्रदान होता है भावों का वो किया जा सके, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ आई, आगे बढ़ते हैं। दे ऑल्सो हैव एन अर्ज टू इम्प्रूव अपॉन देयर प्रीवियस परफॉर्मेंस। उनके अंदर एक चीज़ होती है कि यार लास्ट टाइम मैंने क्रिकेट गेम है तो लास्ट टाइम मैंने अपनी पारी में 10 रन मारे थे, इस बार मैं 20 मारूंगा, देख लियो। तो ये उनके अंदर एक अर्ज यानी कि उनके अंदर लालसा होती है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा अर्जेंसी एक तरीके से कह सकते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक ललकपन होता है कि यार अब के मैं परफॉर्मेंस और बढ़ाऊंगा और ताकि मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले, क्योंकि पहले खेलने पर ज़्यादा वहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हैं, तो जिसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होती है उसे पहले उतार दिया जाता है खेलने के लिए, है ना। तो दैट इज़ ऑल्सो यूज्ड। ओके, आगे चलते हैं। दे अचीव मैच्योर पैटर्न्स ऑफ फंडामेंटल मोटर स्किल्स एंड देयर पोस्चर एंड बैलेंस बिकम बेटर। तो ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, इस एज में जब वो खेल पा रहे हैं अच्छे से, तो इनकी क्या है, पैटर्न्स जो होंगे वो मैच्योरिटी के अंदर आ जाएंगे, यानी कि अच्छे से बिहेव करेंगे, अच्छे से अपने पैटर्न्स को फॉलो अप करेंगे, उनकी बेसिक मोटर स्किल्स को वहाँ पे डेवलप कर पाएंगे, है ना। उनके जो पॉस्चर हैं, उनका जो बैलेंस है वो बिकम्स बेटर। ओके, इसके बाद दे ट्राई टू इम्प्रूव इन मूवमेंट्स विच दे हैड ऑलरेडी लर्न्ड एंड बिकम एफिशिएंट इन मूवमेंट कपलिंग। मूवमेंट कपलिंग यहाँ पे शब्द आया, इसे समझते हैं। मूवमेंट कपलिंग कुछ नहीं, अभी हमने देखा था ना वहाँ पे कंबाइन कर रहे थे, दैट इज ऑल्सो कम्बाइनेशन। अब देखो जब हम हिट करते हैं ना, तो हाँ मेरे को इतनी नॉलेज नहीं क्रिकेट में, लेकिन हम जब भी हिट करते हैं क्रिकेट के अंदर तो हमने जैसे बोलते हैं कि पैर पे खड़े होकर मार दिया एक पैर पे, तो वहाँ पे कई सारे मूवमेंट्स को हम पे कंबाइन करते हैं। जैसे कि वॉलीबॉल के अंदर हम देखें तो वॉलीबॉल में लेटते हुए हम डाइव करते हुए वहाँ पे क्या कर देते हैं, अब अंडर आर्म कर देते हैं, यानी कि लिफ्ट कर देते हैं बॉल को। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो कपलिंग हो रही है, यानी कि कई सारे मूवमेंट्स को मिला के, यानी कि 2 मूवमेंट्स को अगर मिला के हम बात करें तो वहाँ कपल बन जाता है ना। कपल मीन्स 2 लोग जब मिलके काम करते हैं, तो 2 मूवमेंट्स को वो कंबाइन करके एक कपलिंग कर देते हैं मूवमेंट की, है ना। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे स्पीड रिलेटेड जो एबिलिटीज होती हैं उनकी, यानी कि दौड़ना या और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती हैं। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ यानी कि उनके कोऑर्डिनेशन जो होते हैं ज़्यादा फास्टर रेट पर डेवलप होने लगते हैं, यानी कि उनका कोऑर्डिनेशन और अच्छा होने लगता है। जैसे बाइक हम जब ड्राइव करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें गियर भी डालना है, क्लच भी दबाना है, एक्सेलरेशन भी देना है, ब्रेक का भी ध्यान रखना है, तो दैट इज़ अ कोऑर्डिनेशन। तो ये भी एक फिजिकल एक्टिविटी होती है हमारी, है ना। ऐसे नहीं कि बैठ के चल देते बाइक पे, तो वहाँ पे जो ड्राइवर होता है उसका कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो इस एज में उनका भी कुछ इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। कोऑर्डिनेशन बढ़ना अब इन द सेंस वो बाइक नहीं चला रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनका कोऑर्डिनेशन नहीं बढ़ रहा है, और भी कई सारे फील्ड्स में अपना कोऑर्डिनेशन शो कर सकते हैं। ओके, इसके बाद ड्यूरिंग दिस पीरियड रूल्स शुड बी फ्लेक्सिबल, इंस्ट्रक्शन टाइम शुड बी शॉर्ट एंड देयर शुड बी मिनिमम कॉम्पिटिशन एंड स्ट्रेस शुड बी गिवन ऑन मूवमेंट करेक्शन। इस पीरियड के दौरान आपको उनके जो रूल्स होते हैं फ्लेक्सिबल रखने चाहिए। ऐसा नहीं कि स्ट्रिक्ट रूल्स के अंडर उन्हें खिलाया जा रहा है तो खुद को वीक महसूस करेंगे, खुद को एक तरीके से प्रेशराइज्ड फील करेंगे, है ना। अब जो इनके इंस्ट्रक्शन टाइम होता है वो थोड़ा कम होना चाहिए, यानी कि पूरे 1 घंटे उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए नहीं, छोटा सा इंस्ट्रक्शन कि बच्चों ऐसे खेलना, जाओ खेलो, ऐसे कर दिया तो वो इंटरेस्टिंगली खेलेंगे वहाँ पे जाके, है ना। अब यहाँ पे कंपटीशन पे ध्यान नहीं देना चाहिए इतना, बल्कि उनके जो करेक्शन है मूवमेंट में उस पर ध्यान देना चाहिए। मूवमेंट में अगर कोई गलती हो रही है तो उसे करेक्ट करना चाहिए वहाँ पे, है ना।
अगर कोई बच्चा गलत हिट कर रहा है, या अगर गाइडर की बात करूँ, वैसे तो खेलते रहते हैं गली में बच्चे, है ना। इसके बाद आता है लेट चाइल्डहुड। लेट चाइल्डहुड यहाँ पे 11 से 12 ईयर्स या 12 से 13 साल का, यानी कि इस 1 साल के बीच में होता है लेट चाइल्डहुड, है ना। इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे आपकी जो प्यूबर्टी एज होती है यहाँ पे बढ़ सकती है। दिस पीरियड में इंक्रीज टिल द बिगिनिंग एज ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि जब तक आपकी प्यूबर्टी एज नहीं बढ़ी तब तक हम उसे लेट चाइल्डहुड बोलते हैं। ओके, अच्छा, स्ट्रेंथ बिगिंस टू डिफर बट डिफरेंसेस आर स्मॉल। इसके अंदर आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर ज़्यादा डेवलपमेंट होता है इस एज के अंदर। लेट चाइल्डहुड के अंदर आपकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ने लगती है या कम होने लगती है, जैसा भी हो रहा है, लेकिन डिफरेंस काफ़ी कम होता है मिडिल चाइल्डहुड के कंपैरिजन में। ओके, इसके बाद बॉय एंड गर्ल एबल टू कम्पीट इवनली, यानी कि अकेले अकेले भी वो कम्पीट कर सकते हैं, एक साथ भी वो कम्पीट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है दे आर रेडी टू लर्न स्ट्रैटेजीज एंड मोर कॉम्प्लेक्स प्ले कॉम्बिनेशंस। अब वो रेडी हो जाते हैं कई सारी स्ट्रैटेजीज को सीखने के लिए, और जो कॉम्बिनेशंस होते हैं कई सारे गेम्स के कॉम्बिनेशन भी वो इजीली, यानी कॉम्प्लेक्स का मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग जो हमारे गेम्स होते हैं उनको खेलने के लिए भी वो सक्षम होते हैं। ओके, इसके बाद आता है रनिंग एंड जंपिंग क्वालिटेटिवली एज वेल एज क्वांटिटेटिवली डेवलप एट अ फास्टर रेट देन इन अ मिडिल चाइल्डहुड पीरियड। इनका जो रनिंग या जंपिंग जैसी चीज़ें होती हैं, स्पीड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, स्ट्रेंथ से रिलेटेड चीज़ें होती है, वो थोड़ी सी फास्टर रेट पे यहाँ पे इंक्रीज हो रही होती है, डेवलप हो रही होती है। ओके, अब आता है इसके अंदर नेक्स्ट हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर्स, क्योंकि फैक्टर अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट हमें समझना होगा। बायोलॉजिकल फैक्टर्स का मतलब होता है जीन्स, यानी कि हमारे जो पेरेंट्स से हमें जो चीज़ें मिली हुई होती हैं, तो यानी कि ये डिपेंड करता है स्लो ट्विच फाइबर और फास्ट ट्विच फाइबर्स पे, जो कि वो भी आपकी चीज़ पर डिपेंड करती हैं। स्लो ट्विच फाइबर्स और फास्ट ट्विच फाइबर्स क्या होती हैं? स्लो ट्विच फाइबर्स बहुत स्लोली कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, लेकिन फास्ट ट्विच फाइबर्स हाईली कॉन्ट्रैक्टेबल होती हैं, जल्दी से फास्ट कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। स्लो ट्विच अगर स्लो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, इसका मतलब उनके अंदर एंडोरेंस और स्ट्रेंथ की एबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन फास्ट ट्विच अगर फाइबर्स आपके अंदर ज़्यादा है, दैट मीन्स आपकी स्पीड ज़्यादा है। आपकी स्पीड जो बॉडी की होती है, पैटर्न्स जो होते हैं मूवमेंट के, उसकी स्पीड ज़्यादा है, फास्टर रेट पे। तो ये भी जीन्स पे डिपेंड करता है। अब बायोलॉजिकल फैक्टर यहाँ पे कैसे मोटर डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स की जो एबिलिटीज़ हैं वो अच्छी हैं, तो आपके अंदर भी उनके जीन्स ट्रांसफर होंगे, उनकी हेरिडिटी भी हम बोल सकते हैं, और जेनेटिक फैक्टर भी जैसे कई बार बोला जाता है, तो ये इस चीज़ पर डिपेंडेबल होता है। ओके, इसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर का मतलब यहाँ पे एक फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इन्वायरमेंट एक तो स्वच्छ और साफ होना चाहिए। दूसरी बात, उसके अंदर फिजिकल एक्टिविटीज़ का इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन्वॉल्वमेंट अगर आपका है फिजिकल एक्टिविटीज़ में, और अगर हम कंपैरिजन करें उन बच्चों में जिनका फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट नहीं है और जिनका फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट है, तो वहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट वाले बच्चे हैं वो हर फील्ड के अंदर थोड़े से ज़्यादा सुपीरियर हो जाएंगे उनके लिए। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स यहाँ पर डिपेंड करते हैं कि आपका इन्वायरमेंट कैसा है, इट इज़ फिजिकल एक्टिविटी वाला है या नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद न्यूट्रिशंस की बात करें तो प्रॉपर न्यूट्रिशंस बॉडी को चाहिए होते हैं, तो प्रॉपर न्यूट्रिशंस आपकी बॉडी को मिलना बहुत कंपलसरी हो जाता है। जैसे कि आपके सेंसरी मोटर डेवलपमेंट होता है, वो आपके न्यूट्रिशंस पर डिपेंड करता है ना। अगर आप न्यूट्रिशियस फूड लोगे तो आपकी मोटर डेवलपमेंट बहुत अच्छा वहाँ पे होने लगता है। अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लोगे तो वहाँ पे क्या होगी, आपकी एनर्जी नहीं रहेगी, लेस एनर्जेटिक हो जाओगे, और आपका जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। इसके बाद फिजिकल एक्टिविटीज़ तो सीधे सीधे डायरेक्टली डिपेंड करता ही है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ जितनी ज़्यादा होंगी उतना आपको आपकी जो मोटर डेवलपमेंट है, आपके जो मोटर मूवमेंट्स हैं, उनके अंदर आपको एफिशिएंसी प्रोवाइड कराएगा। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब होता है कि आपको उन बच्चों को खासकर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी जानी चाहिए जो इंटरेस्टेड ज़्यादा होते हैं, और जो इंटरेस्टेड नहीं है उन्हें भी अपॉर्चुनिटीज़ देने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। जब उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ देंगे फिजिकल एक्टिविटीज़ में, मोटर एक्टिविटीज़ में, तो उनका मोटर डेवलपमेंट बहुत अच्छे से वहाँ पे होने वाला है ना। किसी भी मोटर एक्टिविटी में अगर उन्हें पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी देंगे तो उनकी जो सेंसरी मोटर डेवलपमेंट होता है उससे इम्प्रूव करने के उनके लिए उनके पास अच्छी एक अपॉर्चुनिटी होती है, उसे डेवलप करने में उन्हें मदद होती है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सेंसरी इंपेयरमेंट। इन सेंसरी इंपेयरमेंट का मतलब होता है जैसे कि विजुअल इंपेयरमेंट हो गया, हियरिंग इंपेयरमेंट हो गया, ऐसे यानी कि हमारे सेंसेस से रिलेटेड जो इंपेयरमेंट्स हो जाते हैं, जैसे आँख में, कान में, है ना, बोलने में, या फिर टचिंग सेंस जो होते हैं हमारा, जिसमें ट्रैफिक जैम, न्यूरोलॉजिकल ट्रैफिक जैम हो जाता है ना। तो इसके अंदर क्या है कि ऐसे जो इंपेयरमेंट्स होते हैं आपके मोटर डेवलपमेंट पर डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, है ना, सीधी सीधी बात है, अफेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आपका मोटर डेवलपमेंट, मोटर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन जैसे विजुअल इंपेयरमेंट होता है अगर, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो मोटर डेवलपमेंट होता है उसकी वजह से बहुत सारी जो मोटर एक्टिविटीज़ हैं वो हम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारी मोटर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि अगर सेंसरी इंपेयरमेंट नहीं है बच्चे में तो उनके पास ज़्यादा अच्छा मोटर डेवलपमेंट होगा, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम अगर उन्हें है
तो इससे उनका अफेक्ट पड़ेगा मोटर डेवलपमेंट की स्पीड पे, डेवलपमेंट पे, टोटली वहाँ पर अफेक्ट होता है सेंसरी इंपेयरमेंट्स का। इसके बाद आता है पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, जो कि हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, है ना, फिजिकल एजुकेशन फॉर CWSN वाले में। तो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ क्या होता है? पोस्चरल डिफॉर्मिटीज सिंपली कुछ नहीं है, बस आपके पोस्चर्स का यानी कि बॉडी का जो पोस्चर है वो कैसा है, अलाइनमेंट कैसा है। अगर वो डिफॉर्मिटी है तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं मोटर डेवलपमेंट से रिलेटेड उसमें वो पार्टिसिपेट कर लेगा, और आपका जैसे कर्वेचर हो गया, फ्लैट फुट हो गया, नॉक नी हो गया, ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके जो डेवलपमेंट हो रहा था उसको रोक देगा, ठीक है ना। इसके बाद हमारा ओबेसिटी आता है। तो ओबेसिटी इसका मतलब होता है कि आपका एक्सेस फैट है बॉडी में, जिसकी वजह से आप लेस एनर्जेटिक हो जाओगे, आप थोड़े से अजाइल नहीं रहोगे, अनकंफर्टेबल फील कर सकते हो, तो ये भी आपके मोटर डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा। ओके, अब आते हैं एक्सरसाइज गाइडलाइंस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी है इस चीज़ का। तो हमने देखो पहले तो हमने लेट चाइल्डहुड वगैरह ये पढ़े थे, अर्ली लेटर, एडल्ट से अर्ली लेटर और मिडिल, ये चीज़ पढ़ी थी। इस बार हम पढ़ेंगे इन्फेंसी से स्टार्ट करेंगे। इन्फेंसी जो कि 1 to 2 ईयर्स होता है ना। 1 to 2 ईयर्स जो होता है इसमें आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज के लिए बच्चों को इंक्रीज करना चाहिए। बहुत नॉर्मल सी फिजिकल जो एक्सरसाइज होती है, एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके लिए से इधर से उधर घूमना, है ना। ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो भी यहाँ पे प्रॉपरली प्रमोट की जानी चाहिए उनके लिए, यानी उन्हें इस चीज़ में इंडल्ज कराना चाहिए। साथ में जो एक्सरसाइज होती हैं जैसे कि आपका हेड कंट्रोल है, यानी कि आपका मुंडी इधर उधर हिला पा रहे हैं बच्चे, सिटिंग, क्रॉलिंग, है ना, इन चीज़ों के लिए भी उन्हें थोड़ा सा एंकरेज करना चाहिए, तो यहाँ से उन्हें आदत पड़ जाएगी। इन्फेंट्स शुड बी प्रोवाइडेड ऑब्जेक्ट्स, टॉयज एंड गेम्स दैट एनकरेज देम टू मूव एंड डू थिंग्स फॉर देमसेल्व्स, यानी कि ऐसी चीज़ें, ऐसी टॉयज़ वगैरह, ऑब्जेक्ट्स वगैरह हमें उन्हें प्रोवाइड करें, ऐसे गेम्स में उन्हें इंडल्ज करें जो कि जिसमें उनकी बॉडी का मूवमेंट वहाँ पे हो, जिससे कि वो अपने लिए कुछ कर पाए वहाँ पे, यानी कि अपने मूवमेंट्स कर पाए, अपने बॉडी के लिए मूवमेंट्स कर पाए, है ना। यहाँ पे वॉचिंग टीवी, अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यहाँ पे अवॉइड कर देनी चाहिए। इन्फेंट्स को इस चीज़ से काफ़ी दूर रखना चाहिए ताकि वो उनकी जो बॉडी है वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रहे, ना कि इस चीज़ में। इन्फेंट्स शुड नॉट रेस्ट्रेन्ड इन हाई चेयर फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड, यानी कि उन्हें कोई ऊंची सी चेयर पर नहीं बैठा देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए फिर हो सकता है उनकी बॉडी वहीं की वहीं स्टिर हो जाए, है ना, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं रहेंगी। अर्ली चाइल्डहुड जो कि 3 to 7 ईयर्स था, और लास्ट टाइम हमने इसको कितना पढ़ा था, 3 to 6 ईयर्स पढ़ा था, तो ये मैंने बोला था कि वेरी यहाँ पे कर सकता है, तो इस चीज़ पे ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। आगे चलते हैं। सच एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी शुड बी इंक्रेज्ड विच हेल्प इन डेवलपिंग कॉम्पिटेंस एंड मूवमेंट स्किल्स लाइक थ्रोइंग, जंपिंग, कैचिंग etc। इस स्टेज के अंदर हमें क्या करना है कि जो बॉडी में हमारी हम कह सकते हैं जो मूवमेंट हो रहे हैं उनको कंपटीशन के अंदर भी हमें लेकर आना, उसके लिए उन्हें इंक्रेज करना है, जैसे कि थ्रोइंग, जंपिंग, ऐसी चीज़ें वहाँ पे उन्हें प्रोवाइड करानी चाहिए, करानी चाहिए उनके, ठीक है। इंप्रेशन शुड बी लेड ऑन पार्टिसिपेशन एंड नॉट ऑन कंपटीशन। यहाँ पे हमें ये देखना है कि कितने बच्चे कॉम्पीट कर रहे हैं, ये नहीं कि कैसा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि मतलब कितने बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये नहीं देखना कि कॉम्पिटिशन कैसा कर रहे हैं। पार्टिसिपेशन इज मस्ट, कॉम्पिटिशन इज सेकेंड, है ना। कंपटीशन हम बाद में देखेंगे कि किसका कैसा रिजल्ट रहा, लेकिन पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे होना चाहिए ताकि उनका इंटरेस्ट वहाँ पे डेवलप हो जाए। इसके बाद जो एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी शुड बी एम्फेसाइज्ड, यानी कि इनकी जो कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड एबिलिटीज़ हैं उनको एम्फेसाइज, यानी उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमें मोटर स्किल्स के इम्प्रूवमेंट के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे इनके लिए कराई जानी चाहिए। फाइन मोटर स्किल्स यानी कि जो छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं मसल्स के, मसल्स पार्टिसिपेट करती है छोटी वाली, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड एज वेल एज अनस्ट्रक्चर्ड फिजिकल एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म्ड डेली एटलीस्ट 60 मिनट बाय चिल्ड्रन, यानी कि लगभग 60 मिनट तक उनके लिए स्ट्रक्चर्ड, यानी कि पहले से प्री प्लान्ड हो या कोई इमीडिएटली कोई एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटीज उन्हें एवं ही करा देनी चाहिए। डेली 60 मिनट तक लगभग उन्हें इस चीज़ में इंडल्ज रखना चाहिए अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में। रिक्रिएटिव एज वेल एज इंजॉयबल मेथड भी यहाँ पे हमें यूज़ करने चाहिए ताकि उनका पार्टिसिपेशन वहाँ पे बढ़े और कई सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ में वो पार्ट ले पाएँ। ओके, इसके बाद उन्हें इस टाइम क्वालिटी प्रोग्राम्स जो आते हैं जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हुआ या न्यूज़ हुई या कोई क्वालिटी कार्टून्स हुए, 1 से 2 घंटे तक उन्हें हम ये टीवी में अलाउ कर सकते हैं देखने के लिए, ठीक है। इसके बाद लेटर चाइल्डहुड आता है। लेटर चाइल्डहुड में क्या है कि इस स्टेज में आपको उन्हें स्टंट्स जैसे थ्रोइंग, जंपिंग, ऐसी जो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें आपका बॉडी कंट्रोल हो, स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन हो, इस चीज़ से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें इंडल्ज करना चाहिए ताकि वो इस चीज़ को अचीव कर पाएँ, उसे थोड़ा सा आदत में ला पाएँ। एक्टिविटीज़ इज रिलेटेड टू एंडोरेंस शुड बी अवॉइडेड। यहाँ पे एंडोरेंस के ऊपर वर्क नहीं करना है हमें। एंडोरेंस क्या होता है? जो क्षमता होती है किसी भी एक्टिविटी को सस्टेन करने की। अब ऐसा नहीं कि इस एज में उन्हें डंबल कर्ल करने के लिए भेज दिया, नहीं करना है।
यहाँ पे उन चीज जो एंडोरेंस रिलेटेड चीज़ें हैं उसे यहाँ पे हमें अभी अवॉइड कर देना है, ताकि उनकी बॉडी अभी अजाइल बने, स्ट्रॉन्ग बने, कोऑर्डिनेटिव बने, है ना। इसके बाद हम बात करें तो स्ट्रेस शुड ऑल्सो लीड ऑन ऑर्गेनाइज्ड और टीम गेम विच एम टू डेवलप सोशल कॉन्शियसनेस इन दैम। यानी कि जब भी बच्चे खेल रहे होंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि उनको टीम के अंदर हम बांटेंगे, तो टीम के अंदर एक बंदा लीड करेगा, सब उसके साथ वर्क करेंगे, तो टीम वर्क वहाँ पे एक सोसाइटी वहाँ पे डेवलप करेंगे, ताकि उनके अंदर सोशल कॉन्शियसनेस यानी कि सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए एक दूसरे के साथ, वो सारी चीज़ें उनके अंदर वहाँ पे इंक्रीज हो, डेवलप हो, है ना। इसके बाद चिल्ड्रन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड टू कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स एंड टॉट द बेसिक रूल्स ऑफ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, enjoying the game, fair play, simple strategies and tactics। ये सारी चीज़ें हमें उसमें यूज़ करनी चाहिए ताकि उन्हें कंपटीशन में इजी हो। इन चीज़ों को हमें उन्हें बताना चाहिए कि गेम को एंजॉय करना, फेयर प्ले करना, चीटिंग मत करना, सिंपल स्ट्रैटेजीज उन्हें बताओ, टैक्टिक्स बनाओ, उन्हें तरीके बताओ कैसे करना है ना। चलो आगे बढ़े तो अब आता है हमारा एडोलसेंस, जो कि 13 to 19 ईयर्स होता है ना, और ये भी वेरी कभी कभी कर जाता है। तो 13 to 19 ईयर्स ये एक विगरस इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी का स्टेज होता है। मॉडरेट से विगरस चले जाते हैं, यानी कि जो मॉडरेट कर रहे थे अब हम थोड़ी सी और इंटेंस करते हैं ना, थोड़ी सी और डिफिकल्ट एक्सरसाइज करते हैं, जो कि लगभग 60 मिनट तक तो होती हैं और घंटों तक भी हर दिन हम इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब आता है हमारा दे शुड ऑल्सो इंडल्ज इन मसल स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज। अब यहाँ पे मसल स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज लगभग एक हफ्ते में 3 दिन तो उन्हें करानी ही चाहिए, जिसमें वो अपनी मसल्स को स्ट्रेंथ कर पाए। इसके बाद जो टीनेजर्स होते हैं वो सेडेंटरी बिहेवियर वहाँ पे उनका रिड्यूस कराना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा ऐसी बिहेवियर होता है, थोड़ा सोसाइटी से अलग हो जाना, थोड़ा सा सैड बिहेवियर, या फिर हम कह सकते हैं थोड़ा सा इरिटेटिव बिहेवियर जो होता है, उससे वहाँ पे उसे रिड्यूस करने में, इस चीज़ में हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उन्हें एक्सरसाइज में इंडल्ज करना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, उस चीज़ को उन्हें खुद ही ये चीज़ करनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज सजेस्टेड रनिंग, जिम्नास्टिक, ऐसी एक्सरसाइज उन्हें करानी चाहिए, इंक्लूड करानी चाहिए। पुशअप्स है, जंपिंग, यानी स्ट्रेंथ से रिलेटेड जो एक्सरसाइजेज हैं वो भी यहाँ पे हमें करानी चाहिए, साथ में फ्लेक्सिबिलिटी भी। अब आता है हमारा एडल्टहुड, और एडल्टहुड हमारा ऐसा, अब हम 19 ईयर्स का एज पीरियड होता है। इस एज में एडल्ट शुड ट्राई टू एक्टिव ऑलवेज, दे शुड डू ब्रिस्क वॉकिंग, बाइक राइडिंग, डांसिंग, स्विमिंग, ऐसी जो मॉडरेट इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज होती है वो इसमें कर सकते हैं। उन्हें रनिंग, एरोबिक एक्सरसाइज और वेट ट्रेनिंग जैसी एक्सरसाइजेज में इंडल्ज होना चाहिए, है ना। इसके बाद दे शुड मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ टाइम इज स्पेंड बीइंग सेडेंटरी, यानी कि अकेला रहना या कुछ इन फालतू की चीज़ों में रहना, उससे ज़्यादा टाइम उन्हें कम कर देना चाहिए और अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ पर ध्यान देना चाहिए, है ना। इसके बाद एडल्ट्स रिक्वायर सच एक्सरसाइज दैट हेल्प टू इंक्रीज देयर मस्कुलर एंड बोन स्ट्रेंथ, सो दे शुड परफॉर्म द रेसिस्टेंस एक्सरसाइज एट लीस्ट 2 days a week टू टोन देयर मसल्स एंड बोन्स, यानी कि ऐसे एक्सरसाइजेस भी उन्हें करनी चाहिए ताकि उनका कोऑर्डिनेशन भी वहाँ पे इंप्रूव हो जाए। कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो जाए यानी कि बोन्स की स्ट्रेंथ भी वहाँ पे इंप्रूव हो जाए, मस्कुलर या बोन स्ट्रेंथ भी वहाँ पे इंप्रूव हो जाए, रेसिस्टेंस यानी कि एंडोरेंस भी वहाँ पे इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाए। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, ये टॉपिक, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने लिख दिए हैं, अदरवाइज अगर आपको ये सफिशिएंट नहीं लगते हैं तो अपनी बुक से गो थ्रू जरूर होना, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं। हालांकि हम प्रैक्टिस करेंगे तब इस क्वेश्चन इनके बारे में हम डिस्कस जरूर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एंशिएंट ओलंपिक में वुमेन्स अलाउड नहीं थी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। वहाँ पर अलाउड क्या, उन्हें देखने भी नहीं दिया जाता था, है ना। पार्टिसिपेशन तो बहुत दूर की बात है। और जैसे कि फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स हुए थे 1896 में, तब भी वहाँ पे कोई पार्टिसिपेशन नहीं था वुमेन का, है ना। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर वुमेन ने जब पार्टिसिपेशन करना स्टार्ट किया तो वो 1900 से किया, यानी कि 1896 के बाद, यानी 4 साल बाद फिर हुआ, तो 1900 में कुछ पार्टिसिपेशन किया वुमेन ने, ठीक है। और 2008 के ओलंपिक गेम्स में 26 फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन जो कि इंडिया से पार्टिसिपेट की थी, ठीक है। इसके बाद कर्नम मल्लेश्वरी पहली इंडियन वुमेन थी जिन्होंने ब्रॉन्ज सिक्योर किया था, ब्रॉन्ज मेडल वेट लिफ्टिंग के अंदर, जो कि 2000 का ओलंपिक हुआ था सिडनी के अंदर, है ना, उसके अंदर, ओके। इसके बाद 2012 में जो लंदन ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें साइना नेहवाल और MC मैरी कॉम ने भी यहाँ पर कुछ ब्रॉन्ज मेडल्स, मतलब हर एक बंदे, यानी कि हर एक प्लेयर ने, यानी साइना नेहवाल और MC मैरी कॉम ने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है ना, 2012 लंदन ओलंपिक गेम्स के अंदर, ओके। अब रीजंस क्या आते हैं कि लेस पार्टिसिपेशन रहा वुमेन्स का हमारे ओलंपिक्स के अंदर। तो रीजंस, फर्स्ट ऑफ ऑल लैक ऑफ लेजिस्लेशन का मतलब जैसे हम बोलते हैं ना लेजिस्लेशन असेंबली, तो लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है कि आपके रूल्स एंड रेगुलेशन किस तरीके के हैं, इक्वलिटी कितनी शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे इक्वलिटी थी ही नहीं पहले,
लेजिस्लेशन वहाँ पे था ही नहीं वुमेन्स के लिए, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, इसलिए वुमेन्स को पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ ही नहीं किया जाता था। तो यहाँ पर इनके लिए लैक ऑफ लेजिस्लेशन हो गया। लैक ऑफ टाइम, ज़्यादातर जो वुमेन होती थी वो अपने हाउस वर्क्स में ही बिजी रहती थी, या उनके बच्चों को पालने में, खाना बनाने में, इस चीज़ों में वो ज़्यादा बिजी रहती थी, इसलिए उनके पास टाइम नहीं था ताकि वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर पाएँ। ठीक है। इसके बाद लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी ने उन्हें इतना वीक कर दिया था कि उनकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो गया है, इसे प्लीज ठीक कर लेना, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो यहाँ पर उनका लोअर हो गया। सेल्फ कॉन्फिडेंस लोअर क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे उन्हें ऐसे ट्रीट किया जाता था जैसे उनके अंदर कुछ भी ऐसी एबिलिटी है ही नहीं कि वो स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करें, उनके पास इतनी एबिलिटी है ही नहीं। इसके बाद बात करें तो मेल डोमिनेटेड कल्चर ऑफ स्पोर्ट्स, जैसा मैंने बताया कि स्पोर्ट्स के अंदर केवल मेल्स को ही वहाँ पे अलाउ किया जाता था, वुमेन्स को अलाउ किया ही नहीं जाता था। तो मेल डोमिनेटेड कल्चर बना दिया था स्पोर्ट्स के अंदर कि मेल ही यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, वुमेन की कोई ज़रूरत नहीं है, फीमेल की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्पेक्टेटर्स, अब यहाँ पे स्पेक्टेटर्स भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते कि औरतें हैं क्या खेलेंगी, तो ऐसे वो शो करते थे। साथ में कोई कवरेज नहीं होती थी वुमेन्स के स्पोर्ट्स की, बल्कि जैसे कि वहाँ पे मैगजीन्स के अंदर या न्यूज़पेपर्स के अंदर मेल के लिए जो मेल की जो स्पोर्ट्स होते थे वो छपते थे, ऐसा वुमेन्स के लिए कोई भी कवरेज होता ही नहीं था, इसके लिए उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता था। लैक ऑफ फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन एज रोल मॉडल्स, वहाँ पे फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन थी ही नहीं, तो वहाँ पे रोल मॉडल्स भी नहीं थे फीमेल के लिए कि यार ये औरत कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, तो वहाँ पे कोई औरत ही नहीं थी, तो वो किस चीज़ को वहाँ पे मानते। अब यहाँ पे लैक फिटनेस एंड वेलनेस मूवमेंट्स, अब वही वो जब बिजी रहते थे अपने पूरे घर के कामों में, तो उनकी फिटनेस और वेलनेस की जो लेवल था वो तो काफ़ी कम हो गया था, है ना, तो इस चीज़ पे भी वो डिपेंड करता था। इसके बाद आपका आता है लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग वुमेन, उनको अपने राइट्स के बारे में कोई भी अवेयरनेस थी ही नहीं, जो उन्हें बताया जा रहा था वो उसी चीज़ में खुश थी, तो इसीलिए उनका जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई अवेयरनेस थी ही नहीं उनके अंदर, इसलिए वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी। इसके बाद वहाँ पे वुमेन कोचेस भी नहीं होती थी, और वुमेन अगर किसी मेल कोच के पास जाएगी तो वहाँ पे थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट फील होता है, तो इसीलिए यहाँ पर वुमेन कोचेस थी नहीं, बहुत कम थी, इसलिए यहाँ पे पार्टिसिपेशन भी बहुत कम था, है ना। इसके बाद जो सोसाइटी का एटीट्यूड था वुमेन्स के पार्टिसिपेशन के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, वहाँ पे नेगेटिविटी शो करते थे कि यार वुमेन यहाँ पार्टिसिपेट करेंगी, निक्कर पहन के यहाँ पे दौड़ेगी, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे उनका जो एटीट्यूड था सोसाइटी का वुमेन्स पार्टिसिपेशन की तरफ वो काफ़ी नेगेटिव था, जिसकी वजह से उनका भी यहाँ पे मन नहीं करता था कि हम पार्टिसिपेट करें, क्योंकि उन्हें इक्वलिटी नहीं दी जाती थी। इसके बाद आता है लैक ऑफ पर्सनल सेफ्टी, जैसे कि मैंने निक्कर पहन के दौड़ेगी, तो इसका मतलब उन्हें पर्सनल सेफ्टी यानी कि उनकी बॉडी से रिलेटेड या उनकी मतलब घर से रिलेटेड जो भी पर्सनल सेफ्टी होती है उससे रिलेटेड वहाँ पे उन्हें कोई भी प्रोविज़न नहीं दिया जाता था, कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाता था, इसलिए वो यहाँ पर डर की वजह से भी पार्टिसिपेट नहीं करती थी। इसके बाद उन्हें प्रॉपर एक्सेस नहीं दिया जाता था फैसिलिटी के लिए, यानी कि जो मेल्स को फैसिलिटी दी जाती थी वो फीमेल्स को फैसिलिटी दी ही नहीं जाती थी, कि उन्हें ये इक्विपमेंट भी ज़रूरत है, उन्हें शूज़ की ज़रूरत है, उन्हें ड्रेस की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें उन्हें फैसिलिटी दी ही नहीं जाती थी, जिसकी वजह से वो भी वहाँ पे पार्टिसिपेट करने में अनेबल हो जाते थे। ये चीज़ समझ आई। अब आता है स्पेशल कंसिडरेशन मेनार्क एंड मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। मेनार्क एंड मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन और मेनार्क यानी स्पेशल कंसिडरेशन एक्चुअल में है क्या। In a matter of fact, the female participation in the field of games and sports make them in trouble. They even say that participation in the sports leads to various problems during menarche and menstruation, pregnancy and menopause. यानी कि कई बार क्या होता है कि फीमेल का जो पार्टिसिपेशन होता है इस वजह से भी रुक जाता है कि उनके जो पीरियड्स होते हैं, मेनार्क जो मेंस्ट्रुएशन होती है, प्रेगनेंसी होती है, मेनोपॉज होता है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं बॉडी के अंदर जो स्पेशल कंसिडरेशन में ली जाती हैं वो उन्हें उससे कई सारी प्रॉब्लम्स कराने में बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतें देती हैं, प्रॉब्लम्स देती हैं, जिसकी वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। अब मेनार्क क्या है? मेनार्क यहाँ पे एक फर्स्ट पीरियड होता है, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है किसी भी गर्ल की, वो मेनार्क कहलाता है। अब कोई भी जो मेनार्क होता है यूजुअली 12 की एज तक वो मेनार्क जो ब्लीडिंग होती है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वो होने लग जाती है, और ये अर्ली एज में भी हो सकती है 8 और 9 ईयर्स, ठीक है ना। और लेट की बात करें तो 16 ईयर्स की एज तक भी ये यहाँ पे होती है, लेकिन जो अप्रॉक्सीमेट जो एज है वो 12 ईयर्स है ना। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। Such type of stress is usually associated with condition like delayed menarche और amenorrhea। यानी delayed menarche यानी कि टाइम पे नहीं होना, या amenorrhea जैसी प्रॉब्लम्स हो जाना। amenorrhea क्या है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो जाती थी, जिसकी वजह से यहाँ पे मेनार्क की प्रॉब्लम होती थी। वुमेन विद डिलेड मेनार्क में सक्सेड इन स्पोर्ट्स सच एज जिम्नास्टिक, जिन्हें डिले मेनार्क होती थी यानी कि बाद में जो ब्लीडिंग होती थी वो जिम्नास्टिक में तो सक्सेसफुल हो सकती थी, लेकिन बाकी के स्पोर्ट्स में उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी।
अब जिन्हें अर्ली मेनार्क होती थी यानी कि जल्दी हो जाती थी टाइम से पहले, दैट उनको एडवांटेजेस था इसका स्विमिंग और रोइंग जैसी एक्टिविटीज़ के अंदर, क्योंकि यहाँ पे उन्हें ज़्यादा एडिबल टिश्यूज़ प्रोवाइड होते थे और एडिक्वेट वेट प्रोवाइड होता था, जिसकी वजह से वो यहाँ पे पार्टिसिपेट ईजिली कर सकते थे, एफिशिएंटली कर सकते थे। तो मेनार्क का ये यहाँ पे बेनिफिट भी है और कुछ डिसएडवांटेज भी है। अब मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन क्या है? मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन क्या है कि एक डिसऑर्डर कहें या एक रेगुलेटरी कहें जो वुमेन की मेंस्ट्रुअल साइकिल में आता है, जैसे कि हर 30 डेज के बाद जो होता है, तो उसके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो रेगुलेरिटी या डिसऑर्डर आ जाए, दैट इज मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन। ओके, इट कैन बी डिफाइंड एज एबनॉर्मल ब्लीडिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि एक एबनॉर्मल ब्लीडिंग होना, या तो टाइम पे ना होना या टाइम से बाद पहले, कुछ ऐसा करके कुछ एबनॉर्मल ब्लीडिंग होना, दैट इज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसे हम मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन कहेंगे, है ना, डिस्फंक्शन हो गया। अब ये 21 to 35 डेज तक ये वेरी कर सकता है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, ठीक है। इसके बाद जो फ्लो होता है लगभग 2 से 7 दिन तक ये फ्लो हो सकता है ना। इसके बाद जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती हैं सीम्स टू बी हायर इन वुमेन एथलीट इन कंपैरिजन टू नॉन एथलेटिक वुमेन, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती हैं वो नॉर्मल वुमेन है कोई भी तो उसके अंदर तो होता रहता है, नॉर्मली चलता रहता है, लेकिन जो एथलीट्स हैं उनके अंदर इस चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स वहाँ पे होने लगती हैं, उनके मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होने लगती हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मेंस्ट्रुअल फंक्शन होना चाहिए, डिसफंक्शन नहीं होना चाहिए, है ना। अब फीमेल एथलीट राइड, अब ट्राइड का मतलब यहाँ पे 3 चीज़ों से रिलेटेड है। फीमेल एथलीट राइड एक ऐसा सिंड्रोम होता है जिसमें आपको ऑस्टियोपोरोसिस, अमेनेरिया और ईटिंग डिसऑर्डर तीनों ही इंक्लूड करे जाएंगे, यानी कि एक होगा तो बाकी के 2 तो हो रहे हैं, यानी कि ट्राइड है। ट्राइड का मतलब सीरियस डिसऑर्डर और इलनेस विद लाइफ लॉन्ग हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज एंड कैन बी फैटल, यानी कि कई लेवल तक ये सीरियस भी हो सकता है। इट इज अ सिंड्रोम ऑफ 3 इंटर रिलेटेड कंडीशन। इंटर रिलेटेड कंडीशन है, अगर वुमेन किसी एक कंडीशन से भी हो रही है तो वो दूसरी कंडीशन से भी होने वाली हैं। ओके, अब सिम्टम्स क्या है कि आपको फीमेल एथलीट राइड की कंडीशन आ गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फटीग फील होगी, आपको इंजरीज बहुत चुटकी से हो जाएंगी, एंडोरेंस कम हो जाएगा, इरिटेबिलिटी पावर जो होगी वो कम हो जाएगी, है ना, इरिटेबिलिटी पावर कम हो जाएगी, इरिटेबिलिटी होगी। और आपका जो हीलिंग टाइम होगा इंजरीज का, सबसे मेन चीज़ है कि अगर आपको कोई वुंड हो जाता है, एंड वुंड का मतलब कोई कट लग जाता है या कहीं पे चोट लग जाती है, तो उसकी जो इंजरी है उसे भरने में, हील होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। इन्हांस चांसेस ऑफ फ्रैक्चर के चांसेस भी यहाँ पे बढ़ जाते हैं। आपको मेंस्ट्रुएशन में सीजेशन आ जाता है ना, ये CEA है ना, इसे करेक्ट कर लेना। इसके बाद लो सेल्फ स्टीम भी आपको हो सकता है, तो इसमें कंडीशन ऑफ ट्राइड यहाँ पे डिपेंड्स करती है इन चीज़ों पे। ओके, अब ऑस्टियोपोरोसिस की बात करते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस पहला पॉइंट है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है आपकी बोन मिनरल डेंसिटी, यानी कि बोन के अंदर जो मिनरल डेंसिटी है उसके अंदर आपका कमी आ जाना। ये एक स्केलेटल डिसऑर्डर होता है। अब कहें अगर हम तो एक रिडक्शन हो जाता है आपकी बोन मिनरल डेंसिटी में, जिसकी वजह से आपके बोन्स बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लो एस्ट्रोजन लेवल या पुअर न्यूट्रिशन भी यहाँ पे आपको फील करना पड़ सकता है। खास करके लो कैल्शियम इंटेक की वजह से आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। अगर आप कैल्शियम इंटेक काफ़ी कम करोगे तो वहाँ पे आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। अब यहाँ पे फैक्टर्स क्या हैं ऑस्टियोपोरोसिस के? पहला होता है आपका इनसफिशिएंट कैल्शियम इन डाइट। लगभग 100 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम आपको डेली डाइट में वुमेन एथलीट को इंक्लूड करना चाहिए। साथ में उसके साथ विटामिन डी भी होना चाहिए, क्योंकि आपका जो कैल्शियम होता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। विटामिन डी ही हेल्प करता है आपको कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में, जैसा कि हमने स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन में इस चीज़ को पढ़ा था, उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना। इसके बाद एमेनोरिया होता है। एमेनोरिया यानी कि वुमेन सफरिंग फ्रॉम मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन और एमेनोरिया मोर देन 6 मंथ्स, यानी कि 6 महीने से ज़्यादा उन्हें ऐसा मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन हो रहा है, आर लाइकली टू फेस ऑस्टियोपोरोसिस बिकॉज द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन। अब इसके अंदर एक हार्मोन का नाम आता है, ये हार्मोन का नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रोजन हार्मोन होता है जो कि डिक्रीज हो जाता है एमेनोरिया की कंडीशन में, ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में। ये हार्मोन नेसेसरी होता है ताकि आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब हो पाए, और कैल्शियम अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम हो जाएगा हमारी बॉडी में, जो कि ऑस्टियोपोरोसिस करने में बहुत ज़्यादा एबल है ना। इसके बाद हम बात करें ईटिंग डिसऑर्डर की, तो ईटिंग डिसऑर्डर जैसे कि एनोरेक्सिया और बुलिमिया। यहाँ पे एनोरेक्सिया और एनोनेक्सिया दोनों तरह से हम इसे बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे ऐसे जो ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं वो आपको ऑस्टियोपोरोसिस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं बॉडी को, बिकॉज द कैल्शियम जो इनटेक होता है वहाँ पे कम हो सकता है या फिर इनसफिशिएंट हो सकता है, जिसकी वजह से आपको कैल्शियम नहीं मिलेगा और उसका काफ़ी बुरा इफेक्ट हो सकता है। आगे चलते हैं एमेनोरिया। आप समझते हैं कि एमेनोरिया क्या होता है एक्चुअल में। तो एमेनोरिया का मतलब है कि एक मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर होता है जो कि 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा की जो गर्ल्स होती हैं उनके अंदर ये स्टार्ट होता है, और ये कभी, इसका मतलब होता है या तो आपकी मेंस्ट्रुएटिंग साइकिल कभी मतलब हुई नहीं स्टार्ट, या फिर उसके अंदर कुछ एब्सेंस हो जाए मोर देन 3 मंथ्स या 3 मंथ्स के लिए,
तो आपकी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे आपको एमेनोरिया हो गया है फीमेल्स के लिए, ठीक है ना, मेल्स के लिए नहीं है। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द सीजेशन ऑफ वुमेन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर मोर देन 3 मंथ्स। ओके, इसके बाद टाइप्स ऑफ एमेनोरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी एमेनोरिया, प्राइमरी एमेनोरिया का जो मतलब है वो ये है कि आपकी जो मेनार्क जो डिले हुई है वो फर्स्ट पीरियड, जो प्यूबर्टी का फर्स्ट पीरियड होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है उसके अंदर डिले आया, दैट इज प्राइमरी, प्राइमरी यानी कि पहला वाला। ओके, इसके बाद आपका सेकेंडरी आता है जो कि आपकी नॉर्मल साइकिल के अंदर आपका ब्लिप आ गया, यानी कि 3 मंथ से उससे ज़्यादा के लिए उसके अंदर स्टॉप होगी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है, तो ये दैट इज सेकेंडरी एमेनोरिया। ओके, अब इसको कॉजेज क्या है, फैक्टर्स टू कॉज। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस का मतलब होता है कि आपका जो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स होते हैं वो इस चीज़ को लीड कर सकते हैं। अब ये हार्मोन आपकी बॉडी में गोनाड्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, सेक्स हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। सेक्स हार्मोन्स आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ताकि आपकी बॉडी को वहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिशंस वगैरह प्रोवाइड कराएं, प्रॉपर ग्रोथ प्रोवाइड कराएं, है ना। दिस हार्मोन एक्चुअली प्लेज अ वाइटल रोल इन स्टिमुलेटिंग ऑस्ट्रोजन लेवल। अब ये डायरेक्टली रिलेटेड किससे हो गए ये हार्मोन्स, यानी कि गोनाडोट्रोपिक जो हार्मोन्स है वो ऑस्ट्रोजन लेवल को भी रिलीज करने में, यानी कि उन्हें स्टिमुलेट करने में भी वाइटल रोल प्ले करते हैं। अब ये ऑस्ट्रोजन जब ओवरी से रिलीज होगा तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है कि अब यहाँ पे जब ये काम नहीं करेंगे ढंग से तो यहाँ पे ऑस्ट्रोजन रिलीज नहीं होगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिसरप्ट हो जाएगी या स्टॉप हो जाएगी। ये चीज़ समझनी है, साइकिल है ना। इसके बाद आता है इंटेंसिव एक्सरसाइजेज। अब आप ज़्यादा इंटेंसिव एक्सरसाइज करते हो, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स होते हैं, स्विमर्स होते हैं, जिमनास्ट होते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनकी इंटेंसिव एक्सरसाइजेज हों या जो ट्रेनिंग इंटेंसिटी के साथ कर रहे हैं, हाई इंटेंसिटी के साथ, उनके अंदर एस्ट्रोजन लेवल का डिक्रीमेंट हो जाए, जिसकी वजह से वो आप मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है ना। इनटेक ऑफ लेस कैलोरीज। कैलोरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी बॉडी के लिए, और इस कैलोरीज की वजह से आपको ऑस्ट्रोजन लेवल या ऑस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसकी कमी हो गई तो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाएगी। सब में नॉर्मल सा कॉमन सा पॉइंट है, उसे आप हर जगह डाल सकते हो। इसमें आता है अभी ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है कि आपको या तो वेट लूज करना हो या वेट को गेन करना हो, तो उसके लिए कुछ मेथड्स आप यूज़ करते हो, है ना। तो वहाँ पे आप कुछ हेल्दी मेथड्स यूज़ कर सकते हो, जैसे कि रेस्ट्रिक्टेड फूड इनटेक, सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, कंजप्शन ऑफ एपेटाइट, सप्रेशन एंड डाइट पिल्स, है ना। तो आपको वेट लूज करने में आप कुछ ऐसे हेल्दी वेट कंट्रोल मेथड्स का यूज़ कर सकते हो या फिर आप अनहेल्दी मेथड्स का भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अपनी बॉडी को हेल्दी वेट रखने के लिए, हेल्दी वेट के अंडर रखने के लिए आपको करना क्या पड़ता है, जो ईटिंग डिसऑर्डर में आ जाता है, दैट इज ईटिंग डिसऑर्डर। वो आपको समझना है कि अगर आप ये कर रहे हो तो ये आपके ईटिंग डिसऑर्डर में आ चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल ईटिंग डिसऑर्डर के टाइप्स होते हैं। पहला होता है एनोरेक्सिया या एनोरेक्सिया नर्वोसा, दोनों आप इसे कह सकते हो। इन दिस ईटिंग डिसऑर्डर द फीमेल एटलीस्ट थिंक ऑल अबाउट फूड। ये हमेशा खाने के बारे में, फीमेल्स जो होती हैं, है ना, फूडी तो वो हमेशा फूड ही देखती हैं। डाइटिंग एंड बॉडी वेट ऑल द टाइम, और उनका बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा डिस्टॉर्टेड होता है। और अदर जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो समझते हैं कि वो बहुत पतली, उन्हें जो देखने में जो फील होता है, जो ऑब्जर्व करते हैं, उसका मतलब होता है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत पतली होती जा रही है, लेकिन वो उस चीज़ पे बिलीव नहीं करती हैं। फ्रंट ऑफ द मिरर वो खुद को मोटा समझते हैं और वो ऑबेस समझते हैं, जिसकी वजह से वो ऐसी प्रैक्टिस करने लगती हैं, है ना। इसके बाद आता है बुलिमिया नर्वोसा, जिसमें आपको फीमेल एथलीट्स ज़्यादा फूड खाती हैं और फिर वॉमिट कर देती हैं, केवल टेस्ट के लिए खाती हैं, फिर उंगली डाल के वॉमिट कर देती हैं। वेट गेन नहीं करना है, केवल टेस्ट गेन करना है। इस ऑर्डर में क्या होता है कि वो फूड खाती हैं और बिंज कर देती हैं, वॉमिट कर देती हैं, जिसके आपका जो लॉस ऑफ कंट्रोल वहाँ पे हो जाता है और यहाँ पे वेट गेन तो प्रिवेंट हो जाता है, लेकिन आपकी बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी भी यहाँ पे हो जाती है। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए ना, सेल्फ इंड्यूसिंग वॉमिटिंग वगैरह, तो ये आपका जो डिसऑर्डर में आ जाता है। अब कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ का मैं यहाँ पे केवल आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट में हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ कई तरह की होती हैं, जिसमें पहला स्पाइनल कर्वेचर आता है, इसके अंदर आपके काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कोलियोसिस आएगा। इसके बाद आपका फ्लैट फुट आएगा, फिर आपका नॉक नीज होता है, बो लेग्स होता है और राउंड शोल्डर्स होता है। तो ये सारी जो डिफॉर्मिटीज़ हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके नोट्स अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है और स्क्रीन पे अभी शो हो रही है, तो जाकर वहाँ से आप फिजिकल एजुकेशन के पेज पे जा सकते हो और डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और एड्स वगैरह आते हैं तो उसे बैक करके दोबारा से आप उस पेज को करो, है ना, उसका जो टैब है उसे कैंसिल कर सकते हो और दोबारा से उस पेज पर जाओ, डाउनलोड करो, टेंशन मत लो। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर ज़रूर कर देना। काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, उसके लिए सॉरी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल देन। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप हेल्दी, कीप स्माइलिंग,
कीप क्लीन योर सराउंडिंग्स। जय हिंद।